Hello everyone, how are you all? Okay students, today we are trying to understand the chapter 1 civics class 8 which is named Indian Constitution. What is the Constitution? Constitution क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको जानने से पहले बेटा वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन नाम कैसे आया, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होता है. क्यों, किस लिए, क्या वजह थी. कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लैटिन वर्ड which is constitution is a Latin word which is comes from the Latin language. It is means constitute. It is means constitute which is mean to establish. Constitute means to establish. Constitute means establish. In very ancient time we are very well aware that the ancient time we had none kind of constitution. हमारे पास में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम वी आर गोइंग टू डेवलप we establish our constitution of the and different country they establish their constitution. As like them we have also established our constitution. India is a history of long time history कि हमने बहुत टाइम तक हमने गुलामी का टाइम झेला और उस गुलामी के टाइम के बाद में हमने we developed our constitution. When India got its freedom 15 अगस्त 1947 हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे बेटा कई ऐसी बातें रही, कई ऐसी रोचक तथ्य रहे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहे जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को जानने से पहले मैं समझता हूँ कि हमें जानना जरूरी चाहिए. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया, उसको सबसे पहले जो हुआ था द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन. इट वाज हैंड रिटन. ये हाथ से लिखा हुआ कानून था. इसको हाथ से लिखा गया और जिन लोगों ने इसको हाथ से लिखा, जिस व्यक्ति ने, वैसे तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा कंसेप्शन है कि लिखा गया हटाया गया, लिखाया गया हटाया. जब व्हेन इट इज फाइनली कंप्लीटेड, जब इसको फाइनली कंप्लीटेड किया गया, तब इसको बहुत सुंदर राइटिंग से जो संवारा गया, जो लिखा गया इसको, उनका नाम था, वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद, लिखने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब कंप्लीट हो गया था, जब उसको अच्छी तरह से देख लिया गया था कि हाँ ये क्लोज डालने चाहिए, ये क्लोज नहीं डालने चाहिए, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, ये प्रोविज़न होनी चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के संविधान के जो नागरिक हैं, उनके पास में कौन कौन सी फ्रीडम होगी, कौन व्यक्ति क्या करेगा, ये जब फाइनलाइज्ड हो गया था तो उसके बाद में अपनी सुंदर राइटिंग में इसको लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल. उनकी इटैलिक स्टाइल विथ ब्यूटीफुल कैलीग्राफी. कैलीग्राफी मतलब होता है जो हाथ से लिखने की जो कला होती है, उससे उनको निखारा. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन with 25 parts containing 448 articles. आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल बेटा कानून होते हैं, इनके अंदर में पार्ट्स होते हैं. आर्टिकल का अलग अलग आर्टिकल अलग अलग लॉज को डिफाइन करते हैं. जैसे कि हमारा 25 पार्ट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि आपकी बुक्स होती हैं, उस बुक्स के अंदर जैसे कि अगर आपका सोशल साइंस, आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इट हैज़ ऑल्सो 4 पार्ट्स: सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री. तो सोशल साइंस हैज़ 4 पार्ट्स. तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के भी बेटा
25 पार्ट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट पार्ट है सिटीजन, कि देश का नागरिक कौन होगा, देश का नागरिक कौन होगा, ठीक है, और किस व्यक्ति को हम देश का नागरिक कह सकते हैं, यानी नागरिक के ऊपर में जो लॉज बनाए गए हैं वो फर्स्ट पार्ट के अंदर में डेफिनेशन है। सेकंड पार्ट हमारा, जितने भी हमारी जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो गवर्नर बॉडीज, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट जो इस देश को जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके सैलरी, इनके मिलने वाली जो उनको जो बेनिफिट्स हैं, इनको डिफाइन किया गया सेकंड पार्ट के अंदर में। थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, third part of constitution is very very important. It contains with the fundamental rights. The third part of constitution is contain the fundamental rights. The fundamental rights, you know very well what is, how many fundamental rights we have. We have right now we have 6 fundamental rights. Right now we have 6 fundamental rights, okay, but originally it was 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 7वें फंडामेंटल राइट को हटा देगा। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट थर्ड फंडामेंटल, फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये हम बाद में करेंगे, देख लिया। उसके बाद में it has 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल, इनके अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन किया गया है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवर्जन इन द वर्ल्ड, एनी सोवर्जन ऑफ द वर्ल्ड, यानी सोवर्जन पावर मीन्स सोवर्जन, ऐसे देश जिनके पास में सारी शक्तियां उन्हीं के पास में, जैसे इंडिया इज ऑल्सो ए सोवर्जनिन कंट्री, सोवर्जिनिटी कंट्री या सोवर्जिन कंट्री। इसका मतलब होता है बेटा, जैसे कि इंडिया अपने फैसले स्वयं खुद लेने के लिए कैपेबल है, इंडिया खुद रहने, उसे किसी और की बात मानने को विवश नहीं किया जा सकता। जैसे कि जापान, चाइना, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, अमेरिका, अदर कंट्रीज उस पर अपनी बातें थोप नहीं सकती, बिकॉज इंडिया इज ए सोवर्जिनिटी कंट्री एंड ही टेक इट्स डिसीजन ओवन सेल्फ। वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, ठीक है, उसे किसी की बात, जैसे पहले ब्रिटेन का राज था तो ब्रिटेन जैसे चार्टर्ड एक्ट आ गया 1935 का, फिर ब्रिटेन का ये कानून आ गया, फिर हमारा प्रेस एक्ट आ गया, हमें ब्रिटेन की बात माननी पड़ती थी। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, इंडिया इज टोटल फुल सोवर्जिनिटी कंट्री। इट मीन्स कि इंडिया अपना फैसला स्वयं ले सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। वो टोटल देश के इंटरफेयर, अपने खुद के इंटरनल मामले में किसी देश को भी दखल अंदाजी करने की परमिशन नहीं करती। ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट, या लॉन्गेस्ट बोल दीजिए या लार्जेस्ट बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सेकेंड, इट टेक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मेड दिसंबर 9, 1946, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो असेंबल हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनकी, और उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in assembly took 2 years 11 months and 18 days to make the world's greatest and largest constitution of the world. Constitution drafting committee had 7 members. उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बेटा 7 मेंबर थे, and the committee elected Dr. B.R. Ambedkar its own chairman. जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे, वो क्या थे, वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।
यानी एक तरह से प्रिंसिपल जो थे इस कमेटी के वही थे। सो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाई डज अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ लिया कि ये था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जरूरत क्यों होती है, किस लिए जरूरत होती है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री टेल्स द कंट्रीज द फंडामेंटल नेचर, कि कंट्री का फंडामेंटल नेचर कैसा है, वो कंट्री की फंडामेंटल सोसाइटी का नेचर कैसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से अपने हिसाब से उस कंट्री के सिटीजन्स को, अपने कंट्री के सिटीजन्स को क्या करती है, कुछ राइट्स, कुछ फ्रीडम्स देती है, और उन फ्रीडम्स को कोई सुप्रीम अथॉरिटी या कोई किसी लीडर के थ्रू उस फ्रीडम्स को, उस अपॉर्चुनिटीज को डेबॉलिश ना किया जाए। सो ही मेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटर्न होता है। एक बात बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना। देखिए, आपने कई बार सुना होगा या कई बार आपने समझा होगा कि प्रीवियस क्लासेस में आपने समझा होगा कि कंट्री को के देखो देयर आर द मेनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। I will say that there are the many forms of government. Like I will describe the two most. What is first? Monarch. First monarch, राजतंत्र, जिसे हम राजा, जहाँ पर राजा होता है, किंग होता है बेटा, और एक होता है डेमोक्रेसी। अब मोनार्च के अंदर में क्या होता है, मोनार्च के अंदर में हमेशा जो शासन होता है वो राजा का होता है, यानी वहां पर राजा का होता है। यहाँ पर वहां पर प्रजा की नहीं सुनी जाती, प्रजातंत्र होता, राजतंत्र होता है, सॉरी, वहां पर राजतंत्र, मोनार्च होता है, राजा का रूल होता है, किंगडम ऑफ किंग होती, जो किंगडम, वो जो जहाँ पर रूल्स चलते हैं, जितने भी रूल चलते हैं वो राजा के चलते हैं। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मोनार्च कंट्री के अंदर में हमेशा पीपल्स होंगे। मोनार्च कंट्री के अंदर में हमेशा पीपल्स होंगे, मतलब लोग होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर में जो लोग नहीं होंगे या पीपल्स नहीं कहेंगे, उन्हें हम सिटीजन कहेंगे। हम उन्हें क्या कहेंगे, सिटीजन्स कहेंगे। क्योंकि बेटा लोग तो हर कोई होता है, पीपल्स तो हर व्यक्ति, एवरी पर्सन इज पीपल, हर सबको पीपल है। बट लेकिन क्या हम बाहर से आए हुए व्यक्ति को, जो अमेरिका से या कोई चीन से आकर के यहाँ पर जो रह रहा है अपने काम के लिए, या फिर वो अपने यहाँ पर घूमने के पर्पज से आया है, या फिर उनको हम सिटीजन बोल देंगे? नहीं बेटा, वी कैन नॉट डिक्लेयर देम एज सिटीजन। सिटीजन सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर में होते हैं, और सिर्फ सिटीजनशिप उन्हें ही मिलती है जो उस कंट्री के होते हैं, जो उस कंट्री के होते हैं उन्हें ही सिटीजन कहा जाता है। वरना बाकी और वो हम सिटीजन नहीं कहते, सभी को हम सिटीजन नहीं कह सकते। मोनार्च के अंदर में हमेशा पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ही सिटीजन्स होते हैं। कभी भी अगर आप अपने प्रीएम्बल को एक बार रीड कीजिए, अपनी फर्स्ट जो आपकी बुक है, बुक के अंदर फर्स्ट पेज जो है आपका, जो सिविक्स की जो बुक है, जो आपकी आप ज्योग्राफी की बुक देख लीजिए, उसका जो फर्स्ट का जो पेज देखोगे, उसी के अंदर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। उसके अंदर में वी द पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन के नाम से हमें डिक्लेयर किया गया है। तो हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में सिटीजन्स होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, हम आज जो पढ़ रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ democratic country. What is democratic? Democratic means to say where all the peoples have the power to elect their representatives. A person have the right to elect their representatives. वो अपना कोई भी व्यक्ति को, हर सभी व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने की उनको अधिकार होता है। कि जैसे कि राजतंत्र में क्या होता है, जैसे कि
कई कंट्री राजतंत्र या राजा के टाइम में क्या होता है, राजा का बेटा राजा, उसका फिर बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, लेकिन लोगों के पास में चुनने का कोई अधिकार नहीं होता, इलेक्टेड करने का अधिकार नहीं होता। अब वो राजा अच्छा हो चाहे बुरा, वो लोगों के ऊपर में थोप दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में उन्हें चुनने की आज़ादी दी जाती है, इलेक्ट करने की आज़ादी दी जाती है। और ऐसे ही हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर में भी हमें क्या है, चुनने की आज़ादी है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। और ये जो आज़ादी है ये बेस्ड है हमारी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज। ये जो अधिकार है, ये जो हमें चुनने का अधिकार है, ये मिलता है हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। इसका मतलब है बेटा कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो चुका है, those citizens, I am telling citizen, those citizen who are above 18 years, he can give his votes or her votes, वो अपना वोट दे सकता है या दे सकती है बिना किसी भेदभाव के, विदाउट ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ईटिंग स्टाइल, बिलीफ। वो किसी भी धर्म का हो, मतलब कि अगर 18 साल से ऊपर हो चुका है तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी पंथ में विश्वास रखता हो, उसे अपना वोट डालने का या अपना नेता चुनने का अधिकार है। बस उसके पास में 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि हमारा वोटर आईडी कार्ड या हमारा आधार कार्ड हमें ये डिफाइन करता है, ये डिक्लेयर करता है कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, वो दिमागी रूप से या वो पागल या वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आया हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आकर के यहाँ पर रह रहा है, चाहे बेशक वो 18 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, अगर उसके पास में भारत की नागरिकता नहीं है, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट यूज द राइट ऑफ वोट, वो राइट ऑफ वोट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज पे हमारी डेमोक्रेसी बेस्ड है। एंड डेमोक्रेसी के अंदर में क्या होता है, डेमोक्रेसी गिव्स सेवरल राइट्स, बहुत सी फ्रीडम्स देती है, अधिकार देती है अपने सिटीजन्स को कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। जैसे कि डेवलपमेंट राइट टू, जैसे कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजियस, राइट टू रिलीजियस एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, और 6th हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और कई ऐसे हमारे अधिकार हैं जो हमें दिए जाते हैं। तो इन अधिकारों को ख़त्म ना किया जा सके, इन अधिकारों को डिबॉलिश ना किया जा सके, या इन अधिकारों को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, इसी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इंडिया का जो फंडामेंटल नेचर है बेटा, वो क्या है, वो सेपरेशन ऑफ पावर है। हमने पावर को सेपरेशन की हुई है कि हमें कई तरह से हमने अपनी शक्तियों को, जैसे कि इंडिया ने अपनी जो सेंट्रल जो पावर्स हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के पास में सारी पावर होती है और वो पूरी कंट्री को लीड करता है, पूरी कंट्री, या एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ अ पर्सन लीड्स अ कंट्री और वही देश को चलाता रहता है, जैसे कि पहले के टाइम में राजाओं के टाइम में होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया ने अपनी पावर्स को सेपरेशन किया हुआ है, जिसे बोलते हैं सेपरेशन, फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि एक मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ
जहाँ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ दिल्ली, सॉरी दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, सॉरी, ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे सभी स्टेट के पास में अपनी अपनी पावर्स भी होती है। वो अपने दायरे में रह करके अपनी उसमें अपने जो उनको जो पावर्स दी गई उन्हीं के अंदर में रह करके वो अपना काम करते हैं। एक बात, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है कि ताकि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकें, और वो अधिकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है। सेकंड, सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सभी व्यक्ति को अपनी अपनी पावर्स का पता होता है कि मुझे कितना काम करना है और क्या काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, ये सब सेपरेशन ऑफ पावर डिफाइन करता है। और थर्ड, सेकुलरिज्म। तो ये क्या है, ये कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बहुत से हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो मेन फीचर सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये है। और इन्हीं को बेटा जो एक बांध के रखा हुआ है, जो इन्हीं को जो दायरे में रखा हुआ है, जो इनको एक बॉर्डर, जो इनकी टेरिटरी या इनका बैरियर है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। So constitution is a very important document for a country. So we can say the constitution is a very important document or set of law. हम उसे set of laws भी बोल सकते हैं, it important documents of a country बोल सकते हैं, which is rights, और उनके अंदर powers are written। जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा हम तब कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं व्हेन इट वाज रिटन, जब वो लिखा गया हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, रिटन है। इसके अंदर में 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द any sovereign country in the world, or it took 2 years 11 months and 18 days, इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और अप्रोक्स अगर मेरे से कहोगे तो कितना, तो 68 लाख रुपीस का खर्चा हुआ था, एक्सपेंडिचर लाख रुपीस का खर्चा हुआ था, ठीक है बेटा। दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू नो, आपको पता होना चाहिए। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? सो वी कैन से ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक संविधान हमें बताता है। जैसे कि हमने देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट टाइम में बेटा मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन is a Latin word which is come from Latin language. It was original of constituere. Constituere का मतलब था to establish, स्थापित करना। और हमने क्या स्थापित करना किया, क्या एस्टैब्लिश किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक लॉज को, सेट ऑफ लॉज को स्थापित किया। और उस लॉज के अंदर में हमने नागरिकों के बीच में, सिटीजन्स के अंदर में, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में हमने अपने रिलेशन को बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंट्री का नेचर है। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, हमें बताता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस हमें बताता है द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा है। जैसे कि अगर सपोज, अगर मैं अभी मान लीजिए मैं किसी के साथ में बदतमीजी करूं और ये कहूं कि आप तो पर्टिकुलर किसी स्टेट से आए हैं या आप किसी और स्टेट के, आई एम बिलोंग टू हरियाणवी, ठीक है, और मैं किसी अदर स्टेट के लोगों का यहाँ पर आकर के उनकी इंसल्ट करता हूँ, उनके क्षेत्र के हिसाब से या उनके स्टेट के ऊपर मैं कमेंट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा करने के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। बिकॉज नो वन पर्सन
कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बिलीफ, इसके ऊपर में एटसेट्रा, इसके ऊपर में हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को उसके पर्टिकुलर स्टेट के नाम पर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। तो ये क्या है, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, हमारी कंट्री का फंडामेंटल सोसाइटी का नेचर क्या है, वो है टोटली सेकुलरिज्म। ठीक है, हम सेकुलर है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है, सहायता करता है कि सर्व एज द सेट ऑफ रूल्स, कि जो हमने जो रूल्स जो सेट किए हुए हैं हमने एमपीज के लिए, एमएलएज के लिए, इवन देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल, चीफ जस्टिस, देयर आर द ह्यूज पावर सेवरल बॉडीज। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे बेटा। इसलिए अपने उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को सेट किया हुआ है हमने। सेट एज द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल that all person in a country can agree upon the basis of the way of in which they want, कि वो जिस हिसाब से जीना चाहते हैं, जैसे वो रहना चाहते हैं, वो उस हिसाब से उस कंट्री के अंदर में रह सकते हैं, जैसे कि वो एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सपोज यहाँ पर बेटा मैं एक बात कहूँगा कि हमारे फ्रीडम जब तक हमारी फ्रीडम है, जब तक कि हम किसी दूसरे की फ्रीडम को डेबोलिश ना करें, नल एंड वॉइड ना करें। जैसे सपोज माय कॉन्स्टिट्यूशन गिव मी अ राइट, कि मैं मुझे राइट देता है कि मैं अपनी तरह से लाइफ जी सकता हूँ। ठीक है, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ अपने घर के अंदर में। ठीक है, इट्स माई, ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता हूँ, इंजॉयमेंट कर सकता हूँ। और मैंने उस म्यूज़िक सिस्टम की वॉइस को बहुत लाउड कर दिया, और इतना लाउड किया कि साथ में पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग अंकल को डिस्टर्बेंस होने लगा। उन अंकल को या उस बुजुर्ग, जो भी कोई लेडीज़ है, कोई बच्चा है या कोई उनको, या हमारे नेबर्स को प्रॉब्लम्स होने लगी कि उनको इरिटेट। तो मेरा तो राइट था कि मैं इंजॉयमेंट करूं, लेकिन मैंने अपने राइट के साथ में उनका जो राइट था, जो पीसफुली ज़िंदगी जीने का जो राइट था, वो मैंने उनसे छीन लिया। तो इसलिए जो मेरा जो राइट था वो नल एंड वॉइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अधिकार जब तक अधिकार है, जब तक कि हम दूसरे के अधिकारों को ख़त्म ना करें। अगर हमारे अधिकार इस्तेमाल करने से दूसरे के अधिकारों को हानि पहुंचती है या ख़त्म होते हैं, तो बेटा हम उन अधिकारों को अधिकार नहीं कह सकते। सपोज़ अब मेरे पास में बहुत अच्छी कार है, मेरे पास में एक बहुत अच्छी कार है, एक हैवी इंजन की कार है, और मैं उसको ड्राइव करते हुए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ड्राइव कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, लेकिन मैं उसको इस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ या इस तरह से चला रहा हूँ कि उसको किसी की जान माल की हानि हो सकती है, या किसी कोई लोगों को चोट पहुँच सकती है, या नुकसान हो सकता है। तो बेटा मैं किसी का राइट टू लाइफ छीन रहा हूँ, मैं किसी को जीने का अधिकार किसी से छीन रहा हूँ, तो मेरा जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारे राइट्स जब तक राइट्स हैं, जब तक हम दूसरे के राइट को राइट रखते हैं या उसको सेफ रखते हैं। ठीक है, वी हैव द सेवरल डेफिनेशन बेटा। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम। Constitution is a safeguard of freedom. It guarantees to give equal opportunities all the citizens. It guarantees all citizens are equal before the law without of any discrimination. No one person can be discrimination on the basis of color, caste, sex, etc. ठीक है, so I'm telling it help us the set of rules and principles that all person in a country agree upon the basis of which is they want to live in the country to be governed. जैसे कंट्री चलाई जा रही है उसको उसके हिसाब से चलाया जाना पड़ेगा। अगर कोई लोग कानून तोड़ने का या किसी को खराब करने का कुछ मिसकंडक्ट करने का कोशिश करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको इस बात की इजाज़त या गवाही या उसको परमिट नहीं करता। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स। मैंने फिर कहा
गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। सिटीजन्स बेटा याद रखना, मैंने कहा सिटीजन्स। सिटीजन्स का मतलब होता है जो सिटीजन्स है। सपोज अगर हमारी कंट्री राइट टू फ्रीडम देती है और उसके अंदर में हमें क्या है, एक आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, जो हमारा राइट टू इक्वालिटी, हमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 90 टू आर्टिकल 22 है। तो ऐसी बात नहीं है कि विदेश से आने वाले लोगों को भी वो राइट मिल जाएगा, वो अधिकार मिल जाएगा, नहीं। ही इज़ नॉट आवर सिटीजन, उसको वो अधिकार नहीं है। हमें कहीं भी खड़ा होकर के अपने देश के अंदर में ग्रुप बनाने का अधिकार है। हमें अपने कंट्री के अंदर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ग्रुप बना करके, लेकिन शांति से, बिना वेपन, वी कैन मेक ए ग्रुप विदाउट ऑफ वेपन्स, बिना हथियारों के हम अपना ग्रुप बना सकते हैं। और ये अधिकार सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है, लोगों को नहीं, विदेशियों को नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर में, पीपल्स के अंदर में तो बेटा विदेशी लोग भी आ गए, वो लोग भी आ गए जो यहाँ पर काम करने के पर्पज से या घूमने के पर्पज से, या उनको ये अधिकार नहीं है। तो दैट्स व्हाई रीजन आई एम टेलिंग सिटीजन एंड से दैट नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस एटसेट्रा, कि इनको किसी की के बिना पर वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता। एंड आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई डू होप, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसका जो हाफ चैप्टर है, हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यू, थैंक यू सो मच।